हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, और स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वह रसायन, आप टॉपिक डालिएगा स्टूडेंट्स और इसमें लिखिएगा वह रसायन जिसमें कार्बनिक यौगिकों के अलावा धातु, अधातु, उपधातु, अम्ल, क्षार एवं लवण का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? तो बच्चों, ये फर्स्ट रसायन है अकार्बनिक रसायन। स्टूडेंट सेकंड है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, वैसे नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक मीन्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों में रसायनों का अध्ययन। लेकिन इस परिभाषा की जगह पर वर्तमान में जो परिभाषा दी जाती है उसके बारे में आप लिखिए, हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाती है। हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाती है। बच्चों, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक। ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, तीसरी ब्रांच है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब, उत्प्रेरक, सांद्रता आदि के प्रभाव का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है या जिस रसायन में किया जाता है उसे भौतिक रसायन कहते हैं। उसे भौतिक रसायन कहते हैं। बच्चों, ये तीनों हम 11th-12th में पढ़ेंगे। ये हमारे कोर्स का एक बेसिक पार्ट होता है स्टूडेंट्स। और इनके अलावा जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होती है उनका अध्ययन भी स्टूडेंट्स हम यहाँ करेंगे। चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि अगली रसायन जो संबंधित है वह है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बायोकेमिस्ट्री। वास्तविकता में बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं? सजीवों के शरीर में होने वाली जो भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, उन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? जैव रसायन में। जैसे उपापचय कैसे होता है,
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, इनका हमारे शरीर में उपापचय कैसे होता है, उपचय और अपचय मिलकर उपापचय बनाते हैं। उपापचय को बच्चों मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन कैसे होता है, या सरल पदार्थ परस्पर जुड़कर किस तरीके से जटिल पदार्थ बनाते हैं, तो इस रसायन में उनका हम अध्ययन करते हैं। तो लिखिए बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, जैव रसायन कहलाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट 5 है कृषि रसायन। कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है बच्चों, कृषि रसायन वह रसायन जिसमें कृषि से संबंधित रसायनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वह रसायन जिसमें कृषि से संबंधित रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कृषि रसायन कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नाभिकीय रसायन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वह रसायन जिसमें नाभिकीय क्रियाओं द्वारा रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, नाभिकीय रसायन कहलाती है। वह रसायन जिसमें नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है, नाभिकीय रसायन कहलाती है। जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अणु बम आदि। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बच्चों, औषधीय रसायन। औषधीय रसायन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, वैसे नाम से पता चल रहा है, वह रसायन जिसके अंतर्गत औषधियों का निर्माण किया जाता है, मेडिसिन्स बनाई जाती है, तो उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? औषधीय रसायन। तो आप लिखिए, वह रसायन जिसके अंतर्गत औषधियों का निर्माण किया जाता है, औषधीय रसायन कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब बच्चों, हम जानते हैं पर्यावरण के बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिनमें रसायनों का उपयोग किया जाता है। हम देखें तो प्रदूषण फैल रहा है, रसायनों की वजह से फैल रहा है। हम देखें हरित गृह प्रभाव है,
उसमें गैसों की मात्रा अधिक बढ़ रही है। हम देखते हैं वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। हम देखते हैं कोहरा, धुंध, बादल, ये सब जो है इसका जो अध्ययन किया जाता है वो पर्यावरणीय रसायन में किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इन सभी सब्जेक्ट्स में आगे जाकर एमएससी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं बच्चों। तो इसके बारे में लिखिए, वह रसायन जिसमें पर्यावरण संबंधित रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरणीय रसायन कहलाती है। पर्यावरणीय रसायन कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों हमने अभी के सेक्शन में देखा कि जो रसायन विज्ञान है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, और उस ब्रांचेज में हमने कुछ 8 ब्रांचेज ली है, और उन 8 ब्रांचेज के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन टॉपिकों के बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चाएं कर चुका हूँ, और आज हमने केवल इनकी छोटी छोटी जो बातें हैं उनके बारे में समझा है। आप इसमें सभी बच्चे इसमें जाकर आगे मास्टर डिग्री कर सकते हैं और अलग अलग सेक्टर में अपना योगदान दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, अब हम एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जो फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। और उस टॉपिक का जो नाम है बच्चों, सार्थक अंक। जिसको बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बच्चों, एक बच्चा क्या है, प्रैक्टिकल कर रहा था और उसकी एक भौतिक राशि का मान आया 0.1 1.1623012345। बड़ा कन्फ्यूजन था वो कि ये मान मैं लिखूं या ना लिखूं। इतने बड़े मान में मुझे कैसे पता चलेगा कि वास्तविकता में ये मान सही होगा, मैं इस मान की शुद्धता को कैसे व्यक्त करूं। अब किसी टीचर ने इसको बता दिया कि भाई इसको आप ऐसे लिख दो, ये इतना ही लिख दो, तो उस टीचर ने कहा कि ये सार्थक मान है और ये भौतिक राशि का मापन आया। ये कोई भौतिक राशि है, उसका मापन है, और इस भौतिक राशि के मापन में अंतिम अंकों में अनिश्चितता होती है। तो यदि इस अनिश्चितता को कोई समाप्त करने वाला अंक हमको मिल जाता है तो उसको हम सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि सार्थक अंक वह अंक होता है जो किसी भौतिक राशि के मापन में अंतिम अंक में आने वाली अनिश्चितता को समाप्त कर देता है, सार्थक अंक कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। अलग अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशन लिखी होती है। फिजिक्स में अलग तरीके से है, केमिस्ट्री में अलग तरीके से है, लेकिन सबका मीन्स एक होता है। ये अंतिम अंक में जो अनिश्चितता आ रही है उसको ये क्या कर देगा बच्चों, समाप्त कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉपिक डाल लीजिए सार्थक अंक, और अब बच्चों लिखिए सार्थक अंक की परिभाषा। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं।
जो किसी भौतिक राशि के मापन में, जो किसी भौतिक राशि के मापन में अंतिम अंकों में मिलने वाली अनिश्चितता को समाप्त कर देते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सार्थक अंक कहलाते हैं। बच्चों ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यू मान के चलिए कंपटीशन में एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल में हमको आगे जाके मदद मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी डेफिनेशन को तो समझ लिया, लेकिन अब हम इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? हमको इससे कोई रिलेटेड नियम दे रखे हैं तो हम नियमों को जानेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो बच्चों अब आप अपन टॉपिक लिखेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। लॉ ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। इनके निम्न नियम होते हैं। इनके निम्न नियम होते हैं। नंबर 1 बच्चों, पहला नियम सुनिएगा सभी। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। बच्चों मैं कुछ अशून्य अंक लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4। कहीं 0 नजर आ रही है? नहीं आ रही, मतलब ये सभी क्या है? अशून्य अंक है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो आप काउंट करके बता देंगे 1 2 3 4, मतलब कितनी है? 4 है। मैं कहूं आपसे 2 3 1 5 9, कितने सार्थक अंक है? आप स्वाभाविक से कहोगे कि 5 सार्थक अंक है। तो पहला नियम क्लियर? तो बच्चों पहला नियम सभी नोट कर ले। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स ये दोनों आप एग्जाम्पल नोट कर लें। बच्चों नियम नंबर 2 अशून्य अंकों, 2 अशून्य अंकों के मध्य की शून्य सार्थक होती है। सार्थक होती है। 2 अशून्य अंकों, जैसे मैं कहूं 1 और 5 है, इसके बीच में 0 आ गई, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बच्चों? 3। मैं कहूं आपसे 2.003, अब देखो डेसिमल भी आ गई, इस रूल को भी हमने एक साथ में अप्लाई कर दिया। अब 2 और 3 अशून्य अंक है, इनके मध्य की शून्य क्या है? सार्थक है। तो बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अंडरस्टूड? मुझे लगता है इजी गोइंग में समझने आने वाला पॉइंट है। ओके बच्चों, चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। 10 के बाईं ओर
कि शून्य सार्थक नहीं मानी जाती है, सार्थक नहीं मानी जाती है। जैसे मैं कहीं पर लिखता हूं 0.002 दशमलव के बाईं, और इसको मैं ऐसे लिख दूं 0.0, ऐसे लिखता हूं 201। अब इस डेसिमल के बाईं ओर इधर इन शून्यों को हम सार्थक नहीं मानेंगे, बाकी इन 3 अंकों को तो मानेंगे हम। तो कितने सार्थक अंक है इसमें? 3 सार्थक अंक है। हमने लिखा 0.12030। अब इसमें कितने सार्थक अंक है? इसमें 5 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है इसमें? 5 सार्थक अंक है। ओके बच्चों, रूल नंबर 4 होती बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। दशमलव के बाईं ओर की शून्य सार्थक नहीं मानी जाती है। किसी संख्या के लिए दाईं ओर की शून्य सार्थक नहीं मानी जाती है। देखिए, किसी संख्या के लिए, जैसे मैं आप कहूं 100, अब इसमें बताओ सार्थक अंक कितने हैं? तो 3 नहीं है, बल्कि क्या है? 1 है। एक संख्या है ये कोई भौतिक राशि का मापन नहीं है। और इसमें 1 अंक है और बाकी 2 जीरो है, इसलिए इसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे 2000, कितने सार्थक अंक है? 2, 1 सार्थक अंक है। तीनों जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। हमसे कहा जाए 23,000 है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 2 सार्थक अंक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल सुनिए बच्चों। किसी मापन में घातों को सार्थक नहीं माना जाता है, सार्थक नहीं माना जाता है। अब बच्चों, आपको कोई कैसी राशि दे रखी हो, जैसे 2.3 × 10 की पावर 2, और बच्चों आपसे कहा जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो अब आप इसमें घात को छोड़ देंगे। घात सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते हैं। तो बच्चों कितने सार्थक अंक नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर? मात्र 2। ओके, अब देखिए 1.00 × 10⁻²3, 1.00 × 10⁻³ कितने सार्थक अंक है? अब इसको तो आप छोड़ देंगे, लेकिन जो राशि दे रखी है उसमें पॉइंट के बाद में 00 है, वो सार्थक अंक में गिनी जाएगी बच्चों। यानी कि इसमें सार्थक अंक 1 नहीं है, बल्कि स्टूडेंट कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है। तो आप लिख लीजिए, किसी मापन में घातों को सार्थक नहीं माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स आप नोट कर लें। बच्चों, अब इसमें आपको हम सार्थक अंकों से संबंधित अगले वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं आप सभी करनी है। सन्निकट मान क्या होते हैं, राउंडिंग ऑफ, जैसे हम 0.66666 आ रहे हैं तो उसको 7 लिख देते हैं, वो किस नियम के आधार पर लिखते हैं,
वो बताएंगे आपको। परिशुद्धता और यथार्थता किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे बच्चों हम। फिर हम सार्थक अंकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, भाग कैसे देते हैं, गुणा कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो में बच्चों हम इन टॉपिकों से संबंधित आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि आप अब यहाँ पर ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट लिख दे और मेरे से पूछे कि सर इसका मीन्स क्या है, तो मैं आपको एट वंस रिप्लाई करूँगा, क्योंकि हम हमेशा अपडेट रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ अपडेट रहे। ओके स्टूडेंट्स, thank you everyone for watching my video. Please share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Okay friends.